वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सेशन। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। हु ऑल आर ज्वाइनिंग, प्लीज लीव अ मैसेज। आरती, राहुल, विनय, सबका बहुत बहुत स्वागत है। अ वार्म वेलकम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटी के सफर को। पॉलिटी का रिवीजन जो है सीरीज है। आई प्रॉमिस you that will cover the whole polity in 4 lectures, so I'll keep my promise. 2 lectures for today and 2 lectures for tomorrow. So आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन वी विल डिस्कस प्रीएम्बल, यूनियन टेरिटरीज एंड सिटीजनशिप। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं लाउड एंड क्लियर? रागिनी, एकता, सबका स्वागत है। तो ये 4 टॉपिक जो है आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे बताया था, हम क्वेश्चन आंसर नहीं डिस्कस करेंगे, हम लेक्चर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, उस पर थोड़ा मैंने भी डिलिब्रेशन किया। सो आई थॉट के लेक्चर फॉर्म वुड बी बेटर, क्योंकि हमने क्वेश्चन आंसर पहले डिस्कस कर रखे हैं। एनीवन हु वांट्स टू सी द क्वेश्चन आंसर्स, दे कैन गो फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। 8-9 घंटे का पूरा वीडियो है जिसमें मैंने पूरे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उसको आप 1.5x करके देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। ठीक है, चलो, मेरी आवाज आ रही है? सब तक चलते हैं आगे। तो 4 टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, और मैं साथ साथ में जो कंटेंट स्लाइड्स पे दिखेगा उस पे बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। दैट इज जस्ट फॉर योर रिवीजन, बट आइडिया हियर इज कि हम उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लें। ठीक है जी, चलो। तो सबसे पहले आता है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, अब इसके मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए कि संविधान कैसे बना, क्या उसके पीछे प्रक्रिया थी, तो इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, अब देखो 1920s में, अगर आपको याद हो, 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया था, जिसको कहा गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है जी, अब ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद, क्योंकि उस समय पर काफी ज्यादा उसका विरोध हुआ, रॉलेट एक्ट पास हुआ, ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ। अच्छा, अब क्या होता है कि उस समय पर यह कहा गया कि 10 साल बाद एक कमीशन बैठा जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की एक रिव्यू होगा। अच्छा जी, अब ये पर्टिकुलर दौर ऐसा था जिस समय पर लाइक डिवीजन था, हिंदू मुस्लिम डिवाइड बहुत जो है प्रखर रूप पे ब्रिटिशर्स उसको फॉलो कर रहे थे। अब होता क्या है कि उन्होंने एक चैलेंज थ्रो किया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कर रहे हैं, डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, बट आप साथ में तो है नहीं है सारे देश, सारे पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहां पर एक मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट आती है। पहली बार एक अटेम्प्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म बनाने का, एक कमेटी बनाई जाती है, पर कुछ खास उस पर नहीं होता। फिर आपकी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। ठीक है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, जिसमें दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी जी जाते हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। 1934 में जाकर एम.एन. रॉय, जो कि बहुत फेमस कम्युनिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जब भी संविधान बने तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। ठीक है, एक संविधान सभा होनी चाहिए। तो सबसे पहले सवाल आता है कि संविधान क्या है और संविधान सभा क्यों बननी चाहिए। देखिए, संविधान क्या है? एक रूल्स रेगुलेशन है, एक कानून है जिसके तहत ब्रॉडली आपका देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। आपके देश की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी काम करेगी। पूरी व्यवस्था कैसी होगी, ठीक है, किस तरीके के माइंडसेट से, एक आइडिया क्या है इस देश को चलाने के लिए। अब इसके लिए एक जो है संविधान सभा बनाई जानी चाहिए। संविधान सभा क्यों? देखिए, संविधान सभा में अलग अलग वर्गों के लोग होंगे, वो अपने अपने व्यू पॉइंट होंगे, ताकि समावेशी एक कॉन्स्टिट्यूशन बन सके, एक इंक्लूसिव कॉन्स्टिट्यूशन बन सके। चलिए अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। जब आपका देश का जो है आजादी लगभग तय हो गई कि अब देश को आजादी मिलने वाली है, उससे पहले जो है क्या किया गया? अच्छा, उससे पहले आपका 1935 में भी ये जो डिमांड थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा भी रखी गई थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। ठीक है, कि जब भी देश आजाद होगा तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। अब जब देश आजाद होने की कगार पर था, जब लगभग तय हो चुका था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने यह तय कर लिया था कि हम जो है अब भारत को आजाद करेंगे, तब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है, संविधान सभा का गठन किया गया। ये अब देखो यहां पर ना पॉलिटी में एक है अंडरस्टैंडिंग, एक है कुछ फैक्ट्स।
तो फैक्ट्स को भी कोशिश करेंगे यहीं पर याद करने की, ठीक है। अब यहां पर ये वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा फैक्ट पूछा गया है, कई बार पूछा गया है ये, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो यहां पर आपको कैबिनेट मिशन प्लान जो है ये आपका आता है। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 389, इसमें मेंबर्स थे। अब 389 क्यों, मतलब 390 नहीं, 400 नहीं, 350 नहीं, ये 389 का क्या कंसेप्ट है जी? देखिए 389 का कंसेप्ट ये है कि उस समय पर हमारी जो पॉपुलेशन थी वो 389 मिलियन थी, या इसको ऐसे कहें 38 करोड़ 90 लाख हमारी पॉपुलेशन थी। तो हर 10 लाख पॉपुलेशन पर एक मेंबर होगा, ठीक है। तो इसीलिए 389 मेंबर्स हुए। अच्छा, उसमें 296 ब्रिटिश इंडिया के थे, 93 प्रिंसली स्टेट्स के थे, ठीक है, 93 प्रिंसली स्टेट्स के थे। इसमें भी अगर आप देखोगे 296 में से भी 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिसको आज आप कह सकते हैं स्टेट्स, राज्य, ठीक है। और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस को आज के समय पर आप यूनियन टेरिटरीज के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। ओके, इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज। अब ये 389 मेंबर्स कौन होंगे भाई? पूरे भारत में जहां 38 करोड़ 90 लाख की पॉपुलेशन है, किन 389 को चुनोगे? तो ये चुने गए प्रोविंशियल असेंबलीज से। प्रोविंशियल असेंबलीज जैसे जो विधानसभा जिसको आज हम कहते हैं, स्टेट असेंबलीज जो है, ठीक है, उस समय पर जो स्टेट असेंबलीज थी उनसे जो है ये मेंबर्स चुनकर भेजे गए। पहली मीटिंग होती है दिसंबर 9 1946 को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, जो सीनियर मोस्ट थे एज में, मतलब जो है, उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। बट ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फिर चुनाव होता है, फिर जो है अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि इवेंचुअली भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, ठीक है। सो लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड H.C. मुखर्जी एज द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, जो BN राव थे वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बने। अच्छा, ये डाटा बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं। लाइक डॉक्टर BR अंबेडकर जो थे वो चेयरपर्सन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर सर BN राव थे, ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। तो ये प्लीज इसको ध्यान रखना। फिर उसके बाद जो है अब सवाल आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना तो है, पर क्या बनाना है? मतलब देखो, कोई भी चीज है, मान लो हम ये कहते हैं कि मीटिंग करते हैं, चलो बैठ के, ठीक है, तो हम कहते हैं मीटिंग का एजेंडा क्या है, ठीक है, किस बात पे मीटिंग होगी, क्या हम बनाना चाहते हैं। तो ये जो है आप इसको इस तरीके से समझिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य, क्या उद्देश्य है। तो ये जो है उस समय जो पहले प्रधानमंत्री जो है चुने गए थे कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, उनको जो है नेहरू जी ने ये रखा। पहला पॉइंट क्या रखा? फ्री इंडिया टू बी रिपब्लिक, ठीक है, भारत जो है क्या होगा? रिपब्लिक होगा। अब ये एक एक शब्द यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक क्या होता है? देखिए, रिपब्लिक एक है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में 2 शब्द आते हैं, डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का मतलब होता है पीपल, क्रेसी का मतलब होता है रूल, पीपल्स रूल, जिसको हम कहते हैं कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है, लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार। अच्छा, अब ये लोगों द्वारा लोगों के लिए चुनी गई सरकार ये ब्रिटेन में भी है, पर वहां तो राजा है, ठीक है, पहले रानी थी अब राजा है। यही एग्जैक्टली यहां पर, वहां पे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशन है पर मोनार्की है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? राजा है। यहां पर ऐसा नहीं होगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, ठीक है, वेरी फेमस डायलॉग, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा कौन बनेगा, या कह लीजिए नॉट एग्जैक्टली राजा, राष्ट्रपति कौन बनेगा? हेड ऑफ द स्टेट कौन बनेगा? जो चुना जाएगा, ठीक है, चुनकर आएगा। अब ये चुनेगा कौन राष्ट्रपति जी को, ये आगे पूरा एक हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो कुल मिला के इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, बट इलेक्टेड होगा, वो किसी फैमिली से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, 3 तरीके की। देखो, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार। अच्छा, क्या होगा लोगों द्वारा चुनी गई सरकार से? मतलब करना क्या चाहते हैं? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, ठीक है, सबको मौके मिले, ठीक है। आप अगर कल को पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आपको मौका मिले, ठीक है, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, मतलब हर तरीके से समाज के हर वर्गों को जो है कुछ अपना काम करने का मौका मिले, तो इस तरीके का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी।
फंडामेंटल राइट्स फॉर ऑल, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज एंड बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, तो ये मुख्य बिंदु थे, मतलब आप ये समझिए कि ये जो है मुख्य बिंदु थे। खैर काफी डिटेल में था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये रिवीजन सेशन है, ये क्रैश कोर्स है, ये हम इसमें थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। तो ये 4 मेन पॉइंट थे जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लिखे गए थे। चलिए नेक्स्ट आता है कि भाई पहला जो चुनाव हुआ था, जैसे अभी लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं 2024 के, ठीक है, बिल्कुल किसी भी समय पर जो है इलेक्शन कमीशन डेट्स अनाउंस कर सकता है। तो जो पहले चुनाव हुए थे देश में, वो हुए थे 1952 में। देश 1947 में आजाद हो गया था। तो ये 5 साल कैसे चली सरकार, मतलब 5 साल में क्या कौन था जो सरकार चला रहा था, पार्लियामेंट था, कौन कानून बना रहा था? तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यही पार्लियामेंट के रूप में काम कर रही थी। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेरी लेजिस्लेचर। ओके, रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप इन कॉमनवेल्थ। अब इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने कहा कि हम जो है कॉमनवेल्थ का पार्ट होंगे। तो अच्छा, इसमें भी काफी इस पे विवाद हुआ कि भाई कॉमनवेल्थ का क्यों पार्ट रहे हैं, तो हम देश आजाद हो चुका है। अब यह कहा गया कि भाई कॉमनवेल्थ देश वो हैं जिनमें ब्रिटिश रूल रहा है। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हैं इंग्लिश एजुकेशन रही है, इंग्लिश एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, उनका एक कॉमन बैकग्राउंड है। ठीक है, एक कॉमन जो है प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, कॉमन सेट ऑफ लॉज हैं ब्रॉडली। तो वो जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते हैं और इस जो है हमें ग्रुप का पार्ट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आता है नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया हमने, नेशनल एंथम सॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक है, राष्ट्रीय एंथम है, ये सब किसने तय किया? ठीक है, ये तय किया आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला राष्ट्रपति चुना गया, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारत का पहला राष्ट्रपति चुना। ओके, नेक्स्ट आता है कमिटीज फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है मेजर और माइनर कमिटीज, इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे कि मेजर और माइनर कमिटी। अच्छा, ये क्या है कमिटीज? देखो, जैसे आज भी है पार्लियामेंट में बहुत सारी कमिटीज होती हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि हर मुद्दे पे सारे के सारे मेंबर्स बैठ के चर्चा करें, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या होगा, छोटी छोटी कमिटीज बना दी जाएंगी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड अडॉप्टेड बाय। कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ है 26 नवंबर 1949 को। फिर आप कहेंगे अच्छा 26 नवंबर, 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे बनाते हैं, गणतंत्र दिवस, ये 2 महीने का क्या चक्कर है? 26 जनवरी को क्यों चुना गया? क्योंकि 1930 को, 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पर लाहौर में आपने पूर्ण स्वराज्य का जो है एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हमें ये डोमिनियन स्टेटस वगैरह नहीं चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए? कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। तो उसी चीज को कॉमेमोरेट करने के लिए, ठीक है, हमने 26 जनवरी का दिन चुना। 26 जनवरी 1950 को हम क्या बनते हैं? गणतंत्र बनते हैं, रिपब्लिक बनते हैं। रिपब्लिक बनने का मतलब क्या है? राजा का बेटा राजा नहीं होगा। ठीक है, यहां पर राजा का शासन नहीं होगा, यहां चुनी हुई सरकार, डेमोक्रेसी होगी, चुनी हुई सरकार, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो चुना हुआ होगा। अच्छा, अब यहां पर जो है 26 जनवरी, अच्छा सारे के सारे पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू नहीं हुआ। कुछ प्रोविजंस 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। ठीक है, ये प्लीज इसको ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बड़ा स्मार्टली क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। नहीं, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन उस दिन नहीं आया, कॉन्स्टिट्यूशन का छोटा हिस्सा एक 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है, अब क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है कि क्रिटिसिज्म क्या है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, मतलब क्या जो है उसके बारे में कहा जाता है, उसका क्रिटिसिज्म है। नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, सबसे पहले तो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं था, लोगों द्वारा चुना गया नहीं था। डायरेक्टली इलेक्टेड मतलब प्रोविंशियल असेंबलीज ने चुनकर भेजे थे। नेक्स्ट है सॉवरन। ठीक है, अगर हम सही मायने में देखें तो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग नहीं थी, अभी भी कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों का वहां पर एक रोल था। टाइम कंज्यूमिंग, लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग 3 साल हो गए, 3 साल का समय लगा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में पूरा का पूरा। ठीक है, डोमिनेटेड बाय कांग्रेस एंड हिंदूज,
ठीक है, ये भी कहा गया कि इसको डोमिनेट कौन कर रहे थे, मेनली कांग्रेस के जो लीडर्स थे वही डोमिनेट कर रहे थे। ठीक है, रिबटल क्या है, रिप्रेजेंटेड ऑल सेक्शंस, ये कहा गया कि नहीं नहीं सारे सेक्शंस उसमें प्रेजेंट थे। अगर आप देखेंगे एक्चुअली में ऐसा था। ठीक है, हर धर्म, हर वर्ग के, हर जाति के लोग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आपको उसके मेंबर्स मिलते हैं। ठीक है, रीजनेबल टाइम फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क, सेक्युलर प्रोविजंस। ठीक है, देखो ये कहा गया कि अच्छा, कई लोगों ने ये भी क्रिटिसिज्म किया कि आपने कॉपी पेस्ट किया है जी कॉन्स्टिट्यूशन को। तो ये कहा गया, देखिए ऐसा होता है कि ऑलरेडी बहुत सारी चीजें बहुत सारे संविधान में लिखी गई थी दुनिया भर के, उनको स्टडी किया गया, उनको देखा गया कि कौन से प्रोविजन भारत के लिए सही सूटेबल हो सकते हैं, उनको उतनी स्टडी करने के बाद लाया गया, जल्दबाजी नहीं की गई। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं पाकिस्तान की। पाकिस्तान में पिछले 75 साल में पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था वो 10 साल बाद आया था। ठीक है, और उसके बाद कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बदल चुका है। तो आपने 3 साल डेडिकेटेडली दिए, बट एक बार जो संविधान बनाया उसको आप आज भी वही संविधान चल रहा है, उसमें संशोधन हुए हैं डेफिनेटली, समय के साथ साथ वो होंगे ही, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर 20-30 साल बाद जो है नई प्रक्रिया कर रहे हैं, नया संविधान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट रहा यहां पर। ठीक है जी, तो ये हो गया संविधान सभा की बात, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं कुछ कमिटीज की, मेजर और माइनर कमिटीज। ये आपका मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन पॉलिटी में आजकल थोड़े बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन भी आने लगे हैं। चलो, नेम ऑफ द कमिटी, सबसे पहले रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी। अच्छा, अब ऐसे समझो, इसको ना समझने का, याद करने का तरीका समझते हैं। देखो, जो व्यक्ति, मान लो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो उन्होंने, उनकी जिम्मेदारी थी कि संविधान सभा जो है वो सुचारू रूप से चले। तो उनको जो भी सुचारू रूप से संविधान सभा को चलाने के लिए जो कमिटीज थी, वो उनकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, उनकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यूनियन पावर्स कमेटी, ये सारी जो है मेजरली ये इसमें जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो इस तरीके से डिवाइड किया गया था, मतलब जिसका जो डोमेन था उसको वही जो है काम दिया गया। जो देखते हैं, चलो अब देखो, प्रोसीजर कमेटी, प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी, संचालन समिति, ठीक है, उसके भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ओके। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन डॉक्टर BR अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आता है आपका फ्लैग कमेटी, JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी के बारे में इनकी जो वाइफ है बाद में चलकर यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री, रादर देश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनती है। और यह भी कहा जाता है कि जब प्रधानमंत्री चुनने की बारी थी देश में, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, तो पहली चॉइस सरदार पटेल थे, दूसरी चॉइस JB कृपलानी थे। ठीक है, दूसरी चॉइस भी डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। यूनियन पावर्स कमेटी, देखो पावर्स कमेटी, तो पावर किसके पास है, यूनियन की पावर किसके पास है, प्रधानमंत्री जी के पास। पहले प्रधानमंत्री कौन है, जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, यूनियन की पावर्स क्या होंगी। ठीक है, ओके। स्टेट्स की कमेटी, ठीक है, स्टेट्स कमेटी जवाहरलाल नेहरू। नेगोशिएटिंग विद स्टेट, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, ठीक है, जो नेगोशिएट करना है स्टेट्स के साथ, उसके भी जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जिम्मा किसको दिया गया था, जो इतनी सारी 550 से ज्यादा रियासतें थी भारत में विलय करने का, उसका जिम्मा किसके पास था, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें लिखनी है, क्या डिलीट करनी है, इस तरीके से समझो, ये किसको दिया गया टास्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो रटने की बजाय अगर आप थोड़ा सा समझ के याद करोगे तो याद हो जाएगा। तो जिसका जो डोमेन था उसको वही पावर दे दी गई। ठीक है, चलो, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ठीक है, ये सारी जो हैं, ये कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ओके, नेक्स्ट आता है 5 सब कमिटीज। ठीक है, सब कमिटीज में जैसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटेड ट्राइबल एरियाज, असम एक्सक्लूडेड, पार्शियल एक्सक्लूडेड एरियाज। अब गोपीनाथ बारदोलई, असम के पहले मुख्यमंत्री,
ठीक है, गोपीनाथ बारदोलई, ठीक है। अब गुवाहाटी एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो गुवाहाटी एयरपोर्ट का नाम भी इन्हीं के नाम से है, गोपीनाथ बारदोलई गुवाहाटी एयरपोर्ट। तो ये इनको क्या दिया गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से आते थे, वहां के लोगों को जानते थे, वहां के ट्राइब्स को जानते थे, ठीक है। तो इनको जो है जिम्मा क्या दिया गया, नॉर्थ ईस्ट का जिम्मा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया अदर देन दोज इन असम सब कमिटी एवी ठक्कर, ठीक है। तो इनको जो है बाकी जो एक्सक्लूडेड एरियाज हैं अदर देन दोज इन असम, इसको दिया गया एवी ठक्कर जी को। फंडामेंटल राइट सब कमिटी जेबी कृपलानी, जिनके पास फ्लैग कमिटी भी थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है माइनॉरिटीज सब कमिटी एच.सी. मुखर्जी, ठीक है, एच.सी. मुखर्जी। इनको क्या दिया गया, माइनॉरिटीज सब कमिटी। माइनॉरिटीज कमेटी किसके पास है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। उनको असिस्ट कौन कर रहे हैं, मतलब गुजरात के हैं और इधर से बंगाल के हैं, ये असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये होगी आपकी माइनर कमिटीज। फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। क्रेडेंशियल कमेटी अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर। हाउस कमेटी पी पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है, पट्टाभी सीतारमैया। और बिजनेस कमेटी के एम मुंशी। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद। जीवी मावलांकर, ये इंपॉर्टेंट है, जीवी मावलांकर पहले लोकसभा स्पीकर, ठीक है, पहले लोकसभा स्पीकर जीवी मावलांकर जी। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है जी। कुछ इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी एक अलग से बहुत इंपॉर्टेंट। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था, ड्राफ्ट तैयार करना। देखिए, जब भी सरकारी डिपार्टमेंट में जब भी कोई मान लो कोई चिट्ठी या कोई प्रपोजल तैयार किया जाता तो उसको लिखा जाता है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है ये कंफर्म नहीं है, इसमें जो भी चेंजेस करने हैं सीनियर ऑफिसर ने वो उसमें चेंजेस करते हैं। तो जितनी भी कमिटीज बैठ रही थी, जो अपने अपने रिकमेंडेशंस, काउंटर पॉइंट्स, उन सबको कंसोलिडेट करना, ठीक है, उनको कंसोलिडेट करके एक कह लीजिए बुक के रूप में तैयार करना, ये काम जो था ये किसका था, ड्राफ्टिंग कमेटी का था, ठीक है। अच्छा, बोर हो रहा हूं सर, तो क्या किया जाए, नाच गाना, ठीक है, चलिए। पढ़ा, चलिए। तो प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, बेटा पढ़ाई थोड़ी सी ऐसी ही होती है, बोरिंग ही होती है, ठीक है। अब इसमें क्या इंटरेस्टिंग किया जाए, ठीक है। चलो, प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो है इसका काम क्या था, नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। द ड्राफ्टिंग कमेटी टुक लेस देन 6 मंथ्स, पहला ड्राफ्ट तैयार करने के लिए, और उसके बाद जो है ये किया गया। तो इसमें जो मेंबर्स थे वो ये थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है जी, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एन गोपालस्वामी अयंगर, ठीक है। अब इसमें मेंबर्स भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसमें आपका मेंबर्स भी पूछ लें। अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदाउल्ला, डॉक्टर के एम मुंशी, टीटी कृष्णाचारी, एन माधवराव, रिप्लेस बाय बीएल मित्तर। तो ये कुछ हो गए आपके मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी के। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। नेशनल फ्लैग कब एक्सेप्ट किया गया, 22 जुलाई 1947 को। देश आजाद होने से पहले ही हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज था वो एक्सेप्ट कर लिया गया। और यहां पर मेरे को अब ये बताओ कि नेशनल फ्लैग डिजाइन किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद नेशनल सॉन्ग एक्सेप्ट किया गया 24 जनवरी 1950 को, 2 दिन पहले, ठीक है। राष्ट्रीय एंथम और राष्ट्रीय गीत दोनों में फर्क क्या है, नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम में क्या फर्क है। नेशनल एंथम एक्सेप्ट किया गया 24 जनवरी को 1950 को। देखो, जो बोर वाली कहानी है ना, वो एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा ये होता है थोड़ा सा, क्योंकि नाम बहुत सारे हैं, बहुत सारा डाटा है, तो थोड़ा सा बोरियत लगती है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने ये पहली बार पढ़ रहे हो फिर तो डेफिनेटली बोर लगेगा, क्योंकि लाइक फैक्ट्स ऑलवेज मेक यू डल, ठीक है। तो विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट, देन यू विल फील गुड। ओके, सो ये है आपके पिंगाली वेंकैया, ठीक है, आंध्र प्रदेश से आते हैं पिंगाली वेंकैया, ठीक है। सो ही वाज द डिजाइनर ऑफ नेशनल फ्लैग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिफेंट जो था वो सिंबल था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया का, ठीक है। अगर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो सिंबल था जनगण मन, नेशनल एंथम, वंदे मातरम, नेशनल सॉन्ग, बिल्कुल ठीक, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा,
अब यहां पर ये ध्यान रखना, नाम से थोड़ा सा लग रहा है कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो है ये इंग्लिश कैलीग्राफर थे जिन्होंने इंग्लिश में लिखा, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वसंत कृष्ण वैद्य, ये हिंदी कैलीग्राफर थे, ठीक है। इसके अलावा दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन जो है हैंड रिटन थे। अब ऑब्वियसली उस समय पर इसको लिखा गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस संविधान एज हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो संविधान शब्द है इसको हिंदी वर्ड डिक्लेयर किया था 2019 का, ठीक है, हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर। चलो अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन अ नटशेल, ठीक है। नटशेल में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अब ये सारे के सारी टर्म्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसको ब्रीफली डिस्कस करते चलेंगे। सबसे पहले है सुप्रीम लॉ। देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो भारत में सबसे ऊपर है, ठीक है, लॉज में सबसे ऊपर है। कोई भी कानून जो है वो संविधान को वायलेट नहीं कर सकता। अगर कोई संविधान, कोई भी लॉ, कोई भी रूल रेगुलेशन, कोई भी ऑर्डर संविधान को वायलेट करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा। भारत में कहीं पर भी कोई एक सिंपल ऑर्डर भी आप ऐसा पास नहीं कर सकते जो संविधान के दायरे से बाहर हो, ठीक है। हर कुछ जो है संविधान के दायरे में ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है फ्रेमवर्क। ये आपका जो है पूरा का पूरा ढांचा तैयार करता है सरकार का, मतलब सरकार कैसे चलेगी, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, ठीक है, किस तरीके से पावर्स को डिवाइड किया जाएगा, ये सारी चीजें जो है संविधान बताता है आपको। राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आपको मौलिक अधिकार देता है। सिर्फ आपको एज ए सिटीजन ही नहीं, जो नॉन सिटीजन हैं उनको भी मौलिक अधिकार देता है। कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ आपको एज ए सिटीजन ही मिले हैं, बट कुछ मौलिक अधिकार एज अ नॉन सिटीजन, मतलब मान लो कोई फ्रांस का सिटीजन है, कोई कनाडा का सिटीजन है, किसी भी और देश का सिटीजन है, वो भारत में आता है, उसको भी वो अधिकार मिलेंगे, ठीक है। जैसे राइट टू लाइफ, ठीक है, आप ये नहीं कह सकते आप विदेश के सिटीजन है आपका राइट टू लाइफ छीन लिया जाता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर, ठीक है। लेजिस्लेचर का, एग्जीक्यूटिव का, जुडिशरी का क्या स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें देखो। अब इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है। ये क्यों कहा जाता है कि लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है? दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशंस में यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे उसमें आई थिंक 12 या 15 आर्टिकल्स हैं, ठीक है, और बहुत छोटा, बिल्कुल पतली सी एक बुक है वो। उन्होंने बहुत ज्यादा चीजें उसमें डिफाइन नहीं की हैं। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही बहुत सारी चीजें डिफाइन करी हैं ताकि एम्बिग्यूटी ना रहे, ताकि किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है जी। 15, 16, 29, ठीक है, वो करेंगे 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है, वेरी गुड, याद है, ठीक है। फेडरलिज्म, देखो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब होता है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा देश है, जैसे आज के समय पर हम कहें 142 करोड़ की पॉपुलेशन है, इतना बड़ा देश है, वो दिल्ली से गवर्न नहीं हो सकता, ठीक है, सेंटर से गवर्न नहीं हो सकता। उसमें हमने क्या किया है, स्टेट्स भी क्रिएट की और डिवीजन किया, इसलिए यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। एक देश है, देश को हमने छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, स्टेट्स कहा, उसको राज्य कहा, और उनको पावर्स दी गई, ठीक है, और उनकी पावर्स इंटैक्ट हैं, ठीक है। तो संविधान में वो पावर्स जो हैं निहित हैं। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है जो आपका एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है, कार्यपालिका है और लेजिस्लेचर है, वो ओवरलैप करता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, ठीक है। अब ये ओवरलैप करने का मतलब क्या है? जैसे कि आपका सेंटर के केस में अगर देखें, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये क्या है? ये एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है, जिनको हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। ये लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, ठीक है, या तो राज्यसभा के मेंबर होंगे या लोकसभा के मेंबर होंगे। इसमें कौन आता है? इसमें आपके ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, जितनी भी बाकी प्रशासन व्यवस्था है, ठीक है, जिसको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। और इसमें कौन आता है? बाकी जितने भी एमपीज हैं, जो मंत्री नहीं हैं, जो मंत्री नहीं है वो इसमें आते हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर में आते हैं। क्लियर? ये छोटा सा पॉइंट है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर होता। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, कोई ओवरलैपिंग नहीं है। एग्जांपल के लिए यूएस के राष्ट्रपति जैसे जो बाइडेन है अभी, तो जो बाइडेन लेजिस्लेचर का हिस्सा नहीं है, ना तो वो सेनेट के मेंबर है, ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर है, ना ही उनका कोई मंत्री वहां का मेंबर है, तो दोनों अलग हैं,
ठीक है, तो वहां पर जो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अलग है। नेक्स्ट आता है लेंदी। लेंदी तो भाई आपने दुनिया भर की सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन करी हैं, तो वो लेंदी तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, ओके। सोर्सेस, फिर आपने जो है बहुत सारे सोर्सेज से बहुत सारे दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उसको एनालाइज किया, फिर जो है अलग अलग प्रोविजंस यहां पर लेके आए, वो भी देखेंगे अभी। अमेंडेबल, अच्छा अब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया है, कुछ पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का फिक्स बहुत रिजिड है, को बहुत फ्लेक्सिबल है, कोई ठीक है, मतलब मिडल है पार्ट है। ठीक है, अब ये रिजिड फ्लेक्सिबल, इसका मतलब क्या हुआ? रिजिड का मतलब ये हुआ कि अगर उस पर्टिकुलर पार्ट में अगर आपको संविधान में संशोधन करना है, उसमें कुछ संशोधन करना है, तो उसमें अमेंडमेंट करना है, तो बहुत मुश्किल से होगा। 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी, स्टेट से भी आपको पूछना पड़ेगा, तो उसमें स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है आगे देखेंगे। एक हो गया सिंपल मेजॉरिटी से आप कुछ प्रोविजंस को अमेंड कर सकते हैं, तो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। ओके, हाउ पॉलिटिक्स वर्क, इट इज नॉट द सेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इट इज द सेशन ऑफ इंडियन पॉलिटी। ठीक है, ओके, एनीवेज, तो चलो, सेक्युलर, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट विद नो ऑफिशियल रिलीजन। हमारा कोई भी, हम पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष जो है देश है। देश का कोई भी अपना खुद का रिलीजन नहीं है। एज अ इंडिविजुअल आप अपना धर्म मानने के लिए स्वतंत्र हैं, आर्टिकल 25 to 28 हम देखेंगे आगे। बट स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। अब ये स्टेट का रिलीजन भी होता है कोई, स्टेट का रिलीजन का मतलब क्या हुआ? जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में है, ठीक है, पाकिस्तान में है, सो दैट इज अ इस्लामिक स्टेट। बांग्लादेश में है, ठीक है, वो जो है आपका एक है, क्या कहा जाता है, एक जो रिलीजियस कंट्री है। ठीक है, दे आर नॉट सेक्युलर नेशन। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज का मतलब है कि एक पर्टिकुलर एज से ऊपर जो भी लोग होंगे, ठीक है, महिला पुरुष थर्ड जेंडर, किसी भी जाति धर्म भाषा से, उन सबको वोटिंग का अधिकार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले ये उम्र 21 साल थी, अब ये कितनी हो गई है? 18 साल हो गई है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो ये भी हम आगे देखेंगे। अब हम क्या कहते हैं, 18 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति है, ठीक है, वो जो है वोट कर सकता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसमें एक और है यूनिवर्सल फ्रेंचाइज में, वन मैन वन वोट प्रिंसिपल। ठीक है, देखो पहले क्या था कि ये कहा जाता था कि चलो कोई बात नहीं, आप किसी को प्लीज प्लीज फोकस फोकस फोकस, डोंट गेट, ठीक है, अवॉइड अवॉइड, ठीक है, थोड़ा फोकस कर लो, इंपॉर्टेंट है चीजें। ठीक है, चलो, यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज में एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, वन मैन वन वोट प्रिंसिपल। आप पीएचडी हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप कुछ भी हैं, ठीक है, आप जब वोट करने जाएंगे तो आपके वोट की वैल्यू एक मानी जाएगी, और एक गरीब व्यक्ति जिसने नहीं कुछ पढ़ाई लिखाई करी है उसकी वैल्यू ऑफ वोट भी 1 मानी जाएगी। तो ये है कि लाइक सबको बराबर का मौका मिलेगा, ठीक है, अपनी बात को रखने का। ठीक है, सो दैट इज द यूनिवर्सल आइडेंटिटी फ्रेंचाइज। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है ताकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर पर देखा जा सके। जैसे कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो भी इंफॉर्मेशन हमें एक दिन के अंदर अंदर दे दो। सो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहा जाता है कि पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सो ये नहीं होना चाहिए, किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। तो जुडिशरी जो है वो आपकी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इमरजेंसी प्रोविजंस, अब मान लीजिए देश के सामने कोई ऐसी बड़ी विकट परिस्थिति है, बहुत इमरजेंसी सिचुएशंस हैं, तो उस समय पर कुछ स्पेशल पावर्स एज्यूम कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो वो इमरजेंसी में हम आगे देखेंगे। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, कानून का शासन होगा। ठीक है, ये इसको भी हम देखेंगे। एडेप्टेबल है, समय के साथ साथ हमने 75 सालों में 105 संविधान में संशोधन कर दिए हैं। दैट मींस एडेप्टेबिलिटी है, एडेप्टेबिलिटी को शो करता है ये। ठीक है, चलिए, ओके सर, सेक्युलर और रिलीजियस टॉलरेंट में क्या फर्क है? ठीक है, देखो सेक्युलर का मतलब ये होता है कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। वैसे हम 25 to 20 आर्टिकल में 28 में भी डिस्कस करेंगे, बट चलो यहां पे सुन लो कि स्टेट जो है
किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है, वो सारे धर्मों को प्रमोट करेगा, इसीलिए हम कहते हैं पॉजिटिव फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म है, ठीक है। वो ये नहीं कहेगा कि हम जो है, जैसे कहा जाता है कि हिंदू राष्ट्र है या जो है इस तरह के, स्टेट जो है न्यूट्रल है, सारे रिलीजन्स को लेकर सबको इक्वली प्रमोट करेगा। रिलीजियस टॉलरेंट एक पॉलिसी है कि सभी धर्मों के प्रति जो है आप टॉलरेंट होंगे, ठीक है, सभी धर्मों के व्यू पॉइंट्स को आप मानेंगे, एसिमिलेट करेंगे। ये वो बात होगी कि अच्छा आप ठीक हो, अच्छा आप भी ठीक हो, अच्छा आप भी ठीक हो, ठीक है, सब ठीक है, सबकी जीवन पद्धतियां अलग हैं, सोचने का तरीका अलग है, गलत कन्फ्लिक्टिंग नहीं है, ठीक है, साथ में चलकर हम चल सकते हैं। तो एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के प्रति जो है वो रिलीजियसली टॉलरेंट होगा, ठीक है, धार्मिक रूप पर जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, टॉलरेंट होगा, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म की जब हम बात करते हैं, देखो सेक्युलरिज्म एक कंट्री के लेवल पे है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, बट वो रिलीजियस टॉलरेंट होना वो किसी एक व्यक्ति पर भी निर्भर करता है। मतलब हो सकता है वहां का एक जो है व्यक्ति, जो आम जनमानस है, एक व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है पाकिस्तान का, वो हो सकता है रिलीजियसली टॉलरेंट हो। दो सरकार इस्लामिक है, बट वो सरकार ये भी कहती है कि हम इस्लामिक कंट्री हैं, बट एट द सेम टाइम टॉलरेंट है, रिलीजियस टॉलरेंट है। मतलब कहने के लिए कहते हैं, अब है कितना नहीं वो तो वहां के लोग या वहां की माइनॉरिटीज बताएंगी, बट कहने के लिए वो ये कहते हैं कि हम रिलीजियसली टॉलरेंट हैं, ठीक है। चलो, हाँ, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस पे भी आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पहला क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो, किसी देश ने दूसरे देश पर रूल किया 200 साल तक, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को रन किया, अपने सिस्टम, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज को रन किया, तो ऐसा नहीं होगा कि देश आजाद होगा तो एकदम जो है हम पूरा का पूरा सिस्टम बदल देंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारा संविधान जो है वो बड़े स्तर पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर जो है बेस था, ठीक है। मतलब बेस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, जिसमें कि फेडरल स्कीम, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये हम 1919 से ही कर रहे थे, ठीक है। ऑफिस ऑफ गवर्नर ये कंटिन्यू रखा गया, आज भी गवर्नर के पोस्ट को लेकर एक काफी टसल रहता है सेंटर और स्टेट्स के बीच में। जुडिशरी, ठीक है जी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मेनली अगर कहें तो, ठीक है। जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन, जो पहले फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन था वो बाद में क्या बन गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग बन गया वो, ठीक है। देन आपका इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो इमरजेंसी प्रोविजंस, अच्छा ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी ये अलग है, इमरजेंसी प्रोविजंस अलग हैं, दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स क्या है, ठीक है, ये आपका है ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, ये सारी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया है। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे पहली चीज हमने क्या ली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यहां पर आप देखते हैं ऋषि सुनक प्रधानमंत्री हैं, वहां का जो किंग है वो राजा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को छोड़ के हमने रिपब्लिक किया, बट ब्रॉडली जो सिस्टम है, वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, वो हमने जो है यहां पर अडॉप्ट किया। वेस्टमिनिस्टर बेसिकली वहां की जो पार्लियामेंट है वहां पर स्थित है, तो वहां से इसलिए वो वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है। ओके, रूल ऑफ लॉ, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, कानून का राज होगा। अब ये रूल ऑफ लॉ क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। डाइसीज रूल ऑफ लॉ, डाइसी थे, एवी डाइसी एक फिलोसफर थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने ये टर्म दिया था रूल ऑफ लॉ। इसको भी हम देखेंगे, इसमें 3 पार्ट आते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या होगा, कानून बनाने का प्रोसीजर क्या है। मान लो सरकार ने जो है कोई भी कानून बनाना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कानून बनाना है, तो उसकी एक प्रक्रिया होगी, ठीक है, एक पूरा का पूरा प्रोसीजर होगा, वो कैसे फॉलो किया जाएगा वो हमने यहां से लिया। सिंगल सिटीजनशिप, आप मैं जो है, 2 चीजें हैं सिंगल सिटीजनशिप में, हम भारत के नागरिक हैं, ठीक है, हम ना तो पंजाब के, बिहार के, तमिलनाडु के, महाराष्ट्र के, मिजोरम के, मणिपुर के नागरिक नहीं हैं, हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं। दूसरा, भारत के नागरिक होने के साथ साथ हम किसी और देश के नागरिक नहीं हो सकते हैं। अगर जिस दिन दूसरे देश की नागरिकता ले लेंगे दूसरे देश की, तो आपकी भारत की नागरिकता चली जाएगी, ठीक है। तो ये सिंगल सिटीजनशिप में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट आते हैं। नेक्स्ट आता है कैबिनेट सिस्टम। कैबिनेट सिस्टम में क्या होता है, प्रधानमंत्री है,
प्रधानमंत्री के पास एक मंत्रिमंडल है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, और उसमें कैबिनेट मंत्री हैं जो एक्चुअली मिनिस्ट्रीज को हेड करेंगे, जैसे फॉरेन मिनिस्ट्री हो गया, होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, तो इस मिनिस्ट्रीज को हेड करेंगे। प्रेरोगेटिव रिट्स, ठीक है, रिट्स को हम देखेंगे आर्टिकल 32 और 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रिट्स क्या होता है, स्पेशल पावर्स होती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या हैं कि बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं कि जो आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलोगे वो जो है किसी कोर्ट में मतलब उस पर एक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। बाइकैमरलिज्म, बाइकैमरलिज्म का मतलब बाई मतलब टू, ठीक है, बाई मतलब टू, दो हाउसेज हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, ठीक है जी, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। नेक्स्ट आता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या लिया है। देखो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हम कहते हैं ना वी द पीपल, ठीक है, जो प्रेम्बल का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। फंडामेंटल राइट्स का जो मौलिक अधिकारों का पूरा पार्ट है वो हमने वहां से लिया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, देखो जुडिशरी यहां से इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की जुडिशरी अलग होगी, इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है। देन आपका जुडिशियल रिव्यू, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जुडिशियल रिव्यू हो गया कि जो भी कानून पास होगा वो रिव्यू हो सकता है, चेक हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कानून लेजिस्लेचर ने पास कर दिया अब उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो चेक हो सकता है कि क्या वो संविधान के दायरे में है या नहीं, ठीक है। इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, अगर कल को राष्ट्रपति जी को हटाना पड़े तो क्या उसका प्रोसेस होगा, ठीक है, तो वो उसके बारे में। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, तो ये देखो राष्ट्रपति जी को हटाना बहुत मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेस को हटाना बहुत मुश्किल है, तो इसका जो प्रोसीजर है ये बहुत टफ रखा गया है। ये हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो उपराष्ट्रपति जी जो कि हमारे यहां पर राज्यसभा के चेयरपर्सन हैं एक्स ऑफिशियो, उसी तरीके से जो यूएस की राष्ट्रपति जैसे अभी हैं कमला हैरिस, वो वहां के सेनेट जो अपर हाउस है उसकी चेयरपर्सन है, तो ये वाला कंसेप्ट भी हमने वहीं से लिया है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, दिशा निर्देश क्या है सरकार को, वो जो है हमने कहां से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने लिया है फर्दर स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, ओके। द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा, राज्यसभा में मेंबर्स को नॉमिनेट करना, ये भी हमने कहां से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली कल परसों की न्यूज है, सुधा मूर्ति जी को राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया है, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट में क्या हो गया कि प्रेसिडेंट के चुनाव कैसे होंगे, ठीक है, जैसे हमने कहा ना इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, पर चुनाव कैसे होंगे, ये प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। ये क्वेश्चन पूछता है, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, जहां पर नहीं समझ आएगा पूछ लेना, ओके। नेक्स्ट आता है, देखो इसमें ना आपको एक और चीज याद करनी है, इसको अगर आप ऐसे याद करोगे तो हो सकता है भूल जाओ, कंफ्यूजन हो, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। इसमें ना मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट बता देता हूं, आपको यह समझना है कि उस पर्टिकुलर देश को समझना है। देखो एक तो हो गया कि आप इसकी ट्रिक बना लो, ट्रिक भी बना सकते हो, बट मेरे को लगता है कि अपने आप में बहुत ज्यादा ट्रिक्स हो जाएंगी। लॉजिकली सोचो, लॉजिकली ये सोचो कि आपको यह समझना है कि जब यूएस बना तो यूएस में एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, राइट्स को लेकर काफी ज्यादा सजग थे वो लोग, ठीक है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, तो ये फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाना की प्रक्रिया जो है बहुत मुश्किल होगी, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया मुश्किल होगी, ये सारी चीजें हमने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, ठीक है। जो फ्लेक्सिबल चीजें हैं, ठीक है, ये हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से या ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, ठीक है, तो ये आपको यहां पर ये समझना है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मेनली जो है, जैसे कहते हैं ना कि दो, एक आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन और एक यूएसएसआर का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से सरकार की जिम्मेदारियां, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लोग हैं उनको नॉमिनेट करना, जो चुनकर नहीं जा सकते हैं लोग राज्यसभा में, उनको नॉमिनेट करना, ये सारी चीजें हमने कहां से ली हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा, अब कनाडा है, कनाडा भी भारत की तरह ही उसकी सिचुएशन थी जब देश वो बना देश, क्योंकि वो बहुत बड़ा देश है। कनाडा में दो ग्रुप जो है काफी डोमिनेट करते हैं, एक इंग्लिश स्पीकिंग और एक फ्रेंच स्पीकिंग, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है कि इन्होंने भी क्या किया, फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर।
अब बहुत बार ऐसा हुआ कि फ्रेंच वाला जो पार्ट है, क्यूबेक रीजन है वहां का, कनाडा का, वो कहता है कि हमें अलग देश दो, मतलब कुछ डिमांड्स उठी, ठीक है। इंग्लिश वाले कहते हैं अलग देश दो। अब देश को एक साथ रहना है, तो उन्होंने क्या किया, सेंटर को मजबूत रखा, ठीक है, सेंटर को मजबूत रखा ताकि स्टेट्स अलग ना हो जाए। तो ये भारत में भी यही था, भारत में भी बहुत सारी डिमांड्स थी, ठीक है जी, पर्टिकुलर नॉर्थ ईस्ट में, तमिलनाडु में, पंजाब में, अलग अलग जगह, ठीक है, अलग अलग समय पर डिमांड्स रही हैं अलग देश बनाने की। तो ये डिमांड्स जो हैं, तो इसको काउंटर करते हुए हमने स्ट्रॉन्ग सेंटर लिया कनाडा से, ठीक है, कनाडा से ये प्रोविजन आया। वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअरी पावर्स इन द सेंटर, ये भी क्या है, ये भी स्ट्रॉन्ग सेंटर का ही पॉइंट है कि आप जो रेजिडुअरी पावर्स हैं, जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है, वो आप सेंटर को दे रहे हैं, पार्लियामेंट को दे रहे हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, अगेन ये स्ट्रॉन्ग सेंटर वाला पॉइंट है कि गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंटर करता है, ठीक है, अगेन स्ट्रॉन्ग सेंटर का पॉइंट है। ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है सर्टन मैटर्स में एडवाइज कर सकता है गवर्नमेंट को। तो ये सारे के सारे पॉइंट क्या हैं, स्ट्रॉन्ग सेंटर वाले पॉइंट हैं। ये हमने कनाडा से लिए क्योंकि कनाडा की भी स्थिति लगभग सेम थी, बड़ा देश था, कंफ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट से वहां पर। ओके, नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में अब क्या था, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा देश है और एक तरफ आप मान लो कि लाइक सिडनी, कैनबरा, मेलबर्न है, दूसरी तरफ पर्थ और डार्विन बिल्कुल अलग हैं, मतलब दोनों के बीच में हजारों किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अब इनको क्या है, आपने पावर्स दी, ठीक है। तो हमने क्या किया, कॉन्करेंट लिस्ट की बात करी कि ठीक है, अच्छा यूनियन लिस्ट में ये पावर है, स्टेट लिस्ट में ये है, कॉन्करेंट लिस्ट में ये पावर्स होंगे। वहां पे भी आपको अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे तो बहुत सारी स्टेट्स मिलती हैं और दो सिटीज के बीच में हजारों किलोमीटर का गैप है, तो उन सबको आपको साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट वहां पे आ गया। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ताकि ऑस्ट्रेलिया जो बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ा देश है, उसमें आपस में क्या हो, ट्रेड सुगम तरीके से हो सके। कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी। जर्मनी किस चीज के लिए फेमस रहा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, हिटलर के लिए। अब उनका सबसे इंपॉर्टेंट खास क्या रहा कि जो इमरजेंसी की सिचुएशन है, फंडामेंटल राइट्स गए तेल लेने, ठीक है, कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो है वो क्या कहता है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है जी, क्लियर। तो यहां पर जो है ये जर्मनी से हमने ये लिया। सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा से क्या कहता रहा है, जो कम्युनिस्ट सरकार है, कम्युनिस्ट, देखो कम्युनिस्ट का हमेशा से ये कहना रहा है कि भाई आप हमेशा अधिकारों की बात करते हो कि मेरा ये अधिकार, भाई आपकी ड्यूटीज भी तो हैं, आप हमेशा ये क्यों कहते रहते हो कि मेरे को ये मिलना चाहिए, आप क्या करोगे देश के लिए, समाज के लिए, ये बताओ पहले, ठीक है। तो ये यहां पर ड्यूटीज का कंसेप्ट आ गया, फंडामेंटल ड्यूटीज का आइडियल ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो जस्टिस जो होना चाहिए, जो न्याय होना चाहिए, वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप पर होना चाहिए, ठीक है। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इन द प्रेम्बल। फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया, अच्छा फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या कहता है, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ठीक है, ठीक है, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, इक्वालिटी इन द प्रेम्बल, ठीक है। तो बराबरी की जो है यहां पर वो बात करता है, ठीक है। तो ये जो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के जो आइडियाज हैं, ये हमने कहां से लिए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिए। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अमेंडमेंट कैसे करनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, और राज्यसभा के मेंबर्स कैसे चुने जाएंगे, ये जो है हमने कहां से लिया, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, ठीक है। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से अमेंडमेंट को लेकर हमने चर्चा करी। तो ये आपको सारे के सारे पॉइंट समझ आ गए। यहां पर जो नहीं समझ आया प्लीज पूछ लीजिए। ओके, ठीक है जी। देखो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। देखो आपको यह समझना है कि कौन सा पार्ट कहां से लिया गया है, ठीक है। आपको यह समझना है कि भाई अगर मैं आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा, ये हमने वहां से लिया।
कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से स्ट्रॉन्ग सेंटर की बात ली हमने, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ट्रेड एंड कॉमर्स की हमने बात करी मेनली। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स की बात करी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाना है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे रखना है, ये हमने वहां से लिया, ठीक है। उसके अलावा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से मेनली पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, ठीक है। कैबिनेट सिस्टम लिया, ये सारी चीजें हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली। सोवियत रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट लिया। तो आपको उस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया रटने के बजाय आपको यह समझना है कि उस देश की ब्रॉड पॉलिटिकल फिलॉसफी क्या है। अगर आपने उस देश की पॉलिटिकल फिलॉसफी को समझ लिया तो आपके लिए यह रटना नहीं होगा, यह समझना होगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। ओके, 1935 वाला भी गया है, उसका कोई ट्रिक है, उस पर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। देखो अगर आप ट्रिक बनाना चाहते तो ट्रिक तो अभी बन जाएगी, ठीक है। फेडरल स्कीम FGJ चलो अब मैंने इसकी एक ट्रिक आपसे बात करते करते ही गुज्जू, ठीक है, गुज्जू बीफ नहीं खाते या पीफ नहीं खाते, कुछ ऐसे बन रहा है, ठीक है। सो इससे हो गया गवर्नर, जुडिशरी, ठीक है। इससे हो गया आपका ई से इमरजेंसी, ए से हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, एफ से जो है आपका फेडरल स्कीम, और पी से हो गया आपका, ठीक है, पी से हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। कुछ भी, मतलब इट इज अप टू यू टू मेक अ ट्रिक। पी या पी मटर होता है, पी मटर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ ट्रिक बन सकती है, ठीक है। क्लियर? हाँ जी अंकिता, चलिए आगे। प्रेम्बल, नेक्स्ट आता है प्रेम्बल, ठीक है। प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल है प्रस्तावना, ठीक है जी। प्रेम्बल है प्रस्तावना। तो प्रेम्बल प्रस्तावना क्या है? देखो, जब भी आप कोई बुक खरीदते हो तो उसके पहले ना एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा रहता है, जनरली काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, काइंड ऑफ के व्हाट लाइज इन द बुक, बुक में है क्या, ठीक है। या आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो उसके बारे में शॉर्ट एक पर्टिकुलर पेज है जिसमें पूरी बुक की समरी लिखी रहती है, ठीक है। तो उसको बुक की आप समरी कह लो, इंट्रोडक्शन कह लो। इसी तरीके से प्रियम्बल है आपका, ठीक है। तो प्रियम्बल में ये आपको देखने को मिलता है। ये प्रियम्बल पहले था, ये अब है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको पढ़ लेता हूं ताकि आपको समझ आए। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign democratic republic। अच्छा, पहले सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, अब लिखा गया है सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो यहां पर दो शब्द ऐड किए गए हैं। टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, ठीक है, सिटीजन्स के लिए सिक्योर करना है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। चार चीजें हैं, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी। जस्टिस कैसा होना चाहिए? सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी किस चीज की? ठीक है, लिबर्टी आजादी किस चीज की? थॉट की, सोचने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने की, अपने बिलीफ की, किस धर्म में, किस विचारधारा में आप मानते हैं, फेथ की, ठीक है, और वर्शिप की। देन आपका इक्वालिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज के, अवसर की, ठीक है। देन फ्रेटर्निटी, ताकि सारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी डिग्निटी को इंश्योर किया जा सके। और इस दिन इन आर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 नवंबर 1949 हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हम अपने आप को ये संविधान देते हैं। यहां पर एक और शब्द ऐड किया गया था, यूनिटी एंड, देखो यहां पर है यूनिटी ऑफ द नेशन, यूनिटी ऑफ द नेशन, यहां पे इसको बदल दिया गया है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो सबसे पहले तो यह सवाल आता है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 3 शब्दों को ऐड किया गया है। इसकी ट्रिक है सिस्टर, सिस्टर का सिस, ठीक है। तो सोशलिस्ट,
सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, ये 3 शब्दों को ऐड किया गया है, ठीक है, इन 3 शब्दों को ऐड किया गया। तो अब इसमें एक एक करके देख लेते हैं कि क्या है कहानी। तो प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल सबसे पहले फिलॉसफी बताता है कि क्या है हमारा संविधान, ठीक है। सो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट, फिलॉसफी और गोल्स को बताता है। अच्छा, प्रियम्बल जो है सबसे पहले क्या करता है? सोर्स ऑफ अथॉरिटी। पहली चीज क्या बताता है? वी द पीपल। यह संविधान किसने दिया? ब्रिटिश सरकार ने दिया, भारत सरकार ने दिया। किसने दिया? ये हमने ही संविधान अपने आप को खुद को दिया है। सो वी द पीपल हैव गिव दिस कॉन्स्टिट्यूशन टू आवरसेल्व्स, ठीक है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, भारत सरकार कैसी होगी? भारत सरकार सॉवरन होगी। सॉवरन का मतलब अपने डिसीजन खुद लेगी। कोई भारी शक्ति भारत को यह नहीं बताएगी कि आप ऐसा करो। अब आप कहोगे नहीं नहीं, वेट वेट वेट, ऐसा तो एक्चुअली में नहीं होता है, ठीक है। जैसा कि बहुत जब देखो देश जब नया नया बनता है, बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस किया जाता है। एक एग्जांपल के लिए 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, कल हमने इकोनॉमी का सेशन किया तो उसमें हमने ये समझा कि आपके देश की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि आप जो है अपनी बात को रख सकें, आपको दूसरे देशों की, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की बात को मानना पड़ा, ठीक है। तो वो आप कह सकते हैं सॉवरन आप कब बनते हैं? कहने से सॉवरन नहीं बनते हैं, इस सॉवरन बनने के लिए बहुत समय लगता है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना आत्मनिर्भर बनना, ठीक है। तो सॉवरन कहलाता है वो, ठीक है। फिर सोशलिस्ट, हमारा देश कैसा होगा, हमारी सरकार कैसी होगी? समाजवाद, ठीक है, समाज के हर वर्ग के लिए वो सरकार होगी, ठीक है। सेकुलर होगी, पंथ निरपेक्ष होगी, ठीक है, उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा, वो सब धर्मों को जो है प्रमोट करेगी। डेमोक्रेटिक होगी, ठीक है, लोकतांत्रिक होगी, और गणतंत्र होगा, रिपब्लिक होगी। तो 5 चीजें हैं। सरकार कैसी, नेचर ऑफ स्टेट कैसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये प्रेम्बल में ही मेंशन कर दिया गया है कि हमारी सरकार ऐसी होगी। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या मतलब करना क्या चाहते हैं हम, ठीक है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, सरकार चल रही है, अल्टीमेटली ये सारी जुगत कर क्यों रहे हैं हम, ठीक है। ये सारी जुगत हम इसलिए कर रहे हैं ताकि न्याय मिल सके, ठीक है, आजादी मिल सके, बराबरी हो समाज में, ठीक है, प्रमोट फ्रेटर्निटी फॉर नेशनल यूनिटी, ठीक है, भाईचारा बढ़े, ठीक है, ताकि देश आगे बढ़े, ठीक है। और कब अडॉप्ट किया गया है? 26 नवंबर 1949 को डेट ऑफ अडॉप्शन बताया गया है। तो प्रियम्बल में 4 चीजें हैं मेन। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है। दूसरा है नेचर ऑफ स्टेट, भारत का जो सरकार है वो कैसी होगी, सॉवरन होगी, सेकुलर होगी, डेमोक्रेटिक होगी, रिपब्लिक होगी, सोशलिस्ट होगी, ठीक है। फिर आपको बताया गया है आपके उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, इस सारी जुगत हम कर क्यों रहे हैं, ठीक है। सरकार के उद्देश्य क्या होंगे? सरकार के उद्देश्य होगा कि सबको न्याय मिले, सबको बराबरी मिले, ठीक है, फ्रेटर्निटी, भाईचारा हो, ठीक है, और जो है उसके अलावा लिबर्टी हो, ठीक है। देन ये संविधान किस दिन जो है अडॉप्ट किया गया है? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो ये आपका प्रेम्बल में 4 चीजें मेंशन की गई हैं। तो सॉवरन, सोशलिस्ट, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है, ये डिटेल में इसमें मेंशन है। सो आई विल गिव यू द पीडीएफ, यू कैन रीड इट, ठीक है। बट मैंने कोशिश करी है कि पूरे के पूरे सेशन को बहुत शॉर्ट में, ब्रीफ में दूं ताकि आप रिवाइज भी इजीली इसको कर सकें, ठीक है। तो ये ओके, नाउ कम्स द के स्टेटस ऑफ प्रियम्बल क्या है। देखिए, पहले सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया कि प्रियम्बल क्या संविधान का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा जो है इसका पार्ट नहीं है। बट बाद में यह कहा गया कि नहीं, जो प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट है, ठीक है। नॉट डायरेक्टली इन्फोर्सेबल इन कोर्ट बट यूज्ड फॉर इंटरप्रेटिंग द एम्बिगुअस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ये कहा गया कि ये सीधा पार्ट नहीं है, बट जब भी किसी पर्टिकुलर आर्टिकल को लेकर, अनुच्छेद को लेकर कोई भी शंका होगी, कोई भी कंफ्यूजन होगी, तो क्या किया जाएगा? जो इंटरप्रिटेशन प्रियम्बल को सपोर्ट करती होगी उस इंटरप्रिटेशन को माना जाएगा। मतलब ये पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसको बदला जा सकता है, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट कही गई।
ओके, सो यहां पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 395 द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स 5-6 ये कुछ आर्टिकल्स थे, 5 6 7 8 9 60 324 367 379 394 केम इनटू फोर्स ऑन 26 नवंबर इटसेल्फ। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, संविधान का एक छोटा सा पार्ट 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। ठीक है, और द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी जो यह प्रेम्बल से, ये हमने कहां से लिया है, ये हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ठीक है, तो ये था आपका प्रेम्बल में क्या क्या चीजें हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, 4 चीजें हैं प्रेम्बल में, ये चारों चीजें बताई गई हैं। ठीक है, इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा। अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर ने यह कहा कि जो प्रियम्बल है ये हमारे लॉन्ग टर्म ड्रीम्स का एक आइडिया है, किस तरीके का भारत हम बनाना चाहते हैं ये उसकी एक तस्वीर है, ये उसका एक मतलब कह लो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि क्या हम बनाना चाहते हैं देश को। ठीक है, चलिए ओके, प्रियम्बल पार्ट है या नहीं, तो बेरीबरी यूनियन बेरीबरी यूनियन केस में यह कहा कि प्रियम्बल पार्ट नहीं है। बाद में गोलखनाथ स्टेट ऑफ पंजाब में कहा गया पार्ट ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज इम्यूटेबल, इसको बदला नहीं जा सकता। केशव नंदा भारती केस में कहा गया कि नहीं, बदला जा सकता है, ये संविधान का पार्ट है पर इसको बदला जा सकता है। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, अगर आज के समय पर कहा जाए तो प्रियम्बल संविधान का पार्ट है और इसको बदला जा सकता है, बट विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मूलभूत ढांचे को बिना में बदलाव किए बिना। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है यूनियन एंड टेरिटरीज। अब हम संविधान मतलब अभी कहते हैं ना, अभी हमने पहला पन्ना खोला था संविधान का, पहले पन्ने में हमें क्या दिखा, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा, हमने प्रियम्बल को डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं यूनियन एंड टेरिटरीज पे। ठीक है, यूनियन एंड टेरिटरीज में सबसे पहले आपका आता है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 1 सबसे पहले देखो क्या, आप लॉजिकली सोचो, सबसे पहले क्या डिफाइन करोगे, सबसे पहले डिफाइन करोगे कि किसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। आप कहोगे देश के बारे में। देश कौन है, देश क्या है, देश की बाउंड्री क्या है, ठीक है, देश में कौन कौन आता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले बाउंड्री को डिफाइन करोगे। तो सबसे पहले क्या है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। पहले तो नाम बताया गया कि 2 नाम हैं, इंडिया दैट इज भारत। अब देखो इसको लेकर काफी ज्यादा रिसेंटली आपने देखा होगा कि भारत शब्द जो है वो ज्यादा यूज किया गया। ठीक है, अभी रिसेंटली G20 जो बाद में G21 बन गया, उसमें भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, ये वर्ड यूज किए गए, नॉट इंडिया। ठीक है, सो ये ऑफिशियल नाम है, दोनों ही ऑफिशियल नाम है, इंडिया भी और भारत भी। ओके, सो द स्टेट्स एंड यूनियन द टेरिटरीज शैल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। आपका फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया जाएगा कौन कौन सी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब भारत की टेरिटरी में कौन कौन आएगा, भारत की टेरिटरी में स्टेट्स आएंगे, यूनियन टेरिटरीज आएंगे, और कोई भी ऐसी टेरिटरी जो एक्वायर की जाए फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर में जो भी कोई टेरिटरी एक्वायर की जाए, जैसे कि सिक्किम एक्वायर किया, कल को हो सकता है कि जो भी लोग कहते हैं कि जी ठीक है सर, वन रिक्वेस्ट, शाम का लेक्चर 1830 या 1830 या 1900 का कर सकते हो। 1830 कहां पे पहुंच गए भाई। चलो आगे चलते हैं, आर्टिकल 2। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहता है, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। आप नए राज्यों का गठन कर सकते हो। ठीक है, नए राज्यों का गठन कर सकते हो। पार्लियामेंट मे बाय लॉ एडमिट द यूनियन। ठीक है जी, अच्छा 1830, अच्छा 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 6.5 और ओके ओके सॉरी, आपने वो उस तरीके से यूज किया, सॉरी 6:30 या 7 बजे। ठीक है, वो देख लेंगे एक बार, पहले अभी इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ओके ओके गॉट इट। सो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट मे बाय लॉ कमिट एडमिट इनटू यूनियन और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट्स। अब जो पार्लियामेंट है वो नए राज्यों को ऐड कर सकता है, ठीक है, यूनियन में, और नई स्टेट्स को बना सकता है एज ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट। जैसे कि 1956 में
1956 में भारत में 14 राज्य थे, 14 स्टेट्स। आज 2024 में भारत में 28 राज्य हैं, डबल। ठीक है, तो ये जो है, ये पावर किसको दी गई है? पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो समय समय पर जो है नई स्टेट्स को बना सकता है। ठीक है, तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज, तो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, तो नई राज्यों को बनाना और जो है एस्टेब्लिश करना। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। ठीक है, जैसे कि उड़ीसा था, ठीक है, उड़ीसा था, ठीक है, उड़ीसा से नाम जो है उड़ीसा किया गया। ठीक है, तो ये जो है सारा काम भी कौन करता है? पार्लियामेंट करता है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं कर सकता। सो किसी स्टेट का एरिया को बढ़ाना, कम करना, बाउंड्रीज को ऑल्टर करना या उसके नाम को बदलना। जैसे कि आंध्र प्रदेश को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 2 स्टेट्स में बांटा गया, महाराष्ट्र को जो है महाराष्ट्र, बॉम्बे स्टेट को महाराष्ट्र और गुजरात में, ठीक है, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। इस तरीके से बहुत राज्यों का जो है जो डिवाइड किया गया, ये कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। ठीक है, ठीक है, मैं उसको भी डिफाइन करूंगा। किसने कहा ये? नितेश ने। ठीक है, मैं उस पर आऊंगा। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 4। ठीक है, आर्टिकल 4 क्या कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी बदलाव किया जाएगा वो सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। उसके लिए जो है आपको संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है अंडर आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 बेसिकली संविधान में संशोधन की बात करता है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि 2 और 3 में, मतलब नए राज्यों का गठन करना, ठीक है, नए राज्यों के बाउंड्रीज को चेंज करना, नाम को चेंज करना, इसके लिए पार्लियामेंट को स्पेशल मेजॉरिटी से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजॉरिटी से ये हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अब थोड़ा सा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स को देख लेते हैं। देखिए 1920s में जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, तब कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जो कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी उस समय की, उन्होंने ये कहा कि जब भी देश आजाद होगा, राज्यों का जो पुनर्गठन होगा वो भाषा के आधार पर होगा। पर जब देश आजाद हुआ तो देश सिर्फ आजाद नहीं हुआ, देश का विभाजन भी हुआ, पार्टीशन भी हुआ। अब इस समय पर क्या हुआ कि जो उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो काफी एप्रीहेंसिव थे कि राज्यों का जो पुनर्गठन है अगर भाषा के आधार पर होगा तो एक सब नेशनलिज्म जिसे कहा जाता है वो बढ़ेगा, और देश जो अभी नया नया आजाद हुआ है और पार्टीशन हुआ है, काफी ज्यादा चार्ज एटमॉस्फेयर है, इस समय पर ये ठीक नहीं है। बट क्योंकि स्टेट्स की डिमांड थी तो अब क्या किया गया, एक कमीशन बनाया गया, कमेटी बनाई गई, धार कमीशन। ठीक है, जस्टिस एस के धार, ठीक है, जस्टिस एस के धार और जगत नारायण लाल और पन्ना लाल, ये बाकी मेंबर्स थे। तो 3 मेंबर कमेटी एक बनाई गई। इन्होंने कहा कि जी नहीं, बिल्कुल भी भाषा के आधार पर पुनर्गठन करने की जरूरत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होनी चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। अच्छा, इस कमेटी की रिकमेंडेशन को रिव्यू करने के लिए कमेटी और बनाई गई, जेवीपी कमेटी। जवाहरलाल नेहरू, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। अब ये जेवीपी कमेटी जो है, इन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ठीक कहा है, जस्टिस धार कमीशन ने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है जी, अब कहानी आगे बढ़ती है। 1953 में जो है आंध्र प्रदेश, जो कि मद्रास स्टेट का पार्ट था, जिसमें तेलुगु स्पीकिंग और तमिल स्पीकिंग साथ में थे। तेलुगु स्पीकिंग जो एरिया था, उनकी डिमांड थी कि तेलुगु स्पीकिंग को अलग किया जाए, आंध्र प्रदेश बनाया जाए। अब यहां पर पोटी श्रीरामुलु जो है वो फास्ट ऑन टू डेथ, ठीक है, वो वहां पर बैठ जाते हैं। सरकार जो है इनिशियली उतना ध्यान उस पर नहीं देती है, फाइनली जो है उनका देहांत हो जाता है। ठीक है जी, उनका देहांत हो जाता है 56 दिनों के बाद, फास्ट के बाद। उसके बाद जो है काफी वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं, सरकार को आनन फानन में जो है उनकी डिमांड माननी पड़ती है। अब यहां पर एक जस्टिस फजल अली कमीशन बनाया जाता है। जस्टिस फजल अली कमीशन में जो है वो रिकमेंडेशन देते हैं कि ठीक है, भाषा के आधार पर जो है पुनर्गठन करना चाहिए। अब यहां पर जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आती है 1956। ठीक है जी, तो ठीक है जी, कोई बात नहीं। ठीक है,
तो जस्टिस फजल अली कमीशन, जस्टिस फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पानीकर, इसमें 3 मेंबर्स थे। तो इन 3 मेंबर्स ने जो है ये रिकमेंडेशन दी कि हाँ जी जो है अब आप क्या करिए, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कीजिए। तो फाइनली 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 आता है और इसके बाद 14 राज्यों का गठन किया जाता है। 14 राज्यों का भाषा के आधार पर गठन किया जाता है 1 नवंबर 1956 को। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो कुछ राज्य हैं यहां पर ये बनते हैं। ठीक है, अब यहां पर ये एक लिस्ट है आपकी कि कौन कौन से राज्यों का नाम बाद में चलकर बदला गया। ठीक है, ये भी आपका 1-2 बार फैक्ट पूछा गया है। जैसे पहले नाम यूनाइटेड प्रोविंस था, अब उत्तर प्रदेश हुआ 1950 में। ठीक है, फिर हैदराबाद स्टेट था, उसका नाम आंध्र प्रदेश रखा गया 1953 में। ठीक है, फिर विंध्या प्रदेश मध्य भारत था, मध्य प्रदेश रखा गया। ठीक है, नाम 1956 में। त्रवनकोर कोचिन था, केरल रखा गया 1956 में। बॉम्बे स्टेट का नाम गुजरात और महाराष्ट्र 1960 में जब विभाजन हुआ। ठीक है, बॉम्बे स्टेट का। मद्रास स्टेट को तमिलनाडु रखा गया 1969 में, 1969 में जाकर। ठीक है, मैसूर स्टेट का नाम कर्नाटका रखा गया 1973 में। ठीक है, और लक्षद्वीप, मिनीकॉय, अमनदीवी आइलैंड, लक्षद्वीप 1973 में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चर्चा में भी था। ठीक है, ये चर्चा में भी था, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इस पे। ओके, नेक्स्ट आता है आपका पौंडीचेरी, पुडुचेरी 2006 में। ठीक है, और फिर उत्तरांचल को उत्तराखंड किया गया 2006 में। तो ये कुछ राज्यों के नाम है जो बदले गए हैं समय समय पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका एक बनता है। इसके अलावा 1956 में तो 14 राज्य बन गए, पर मामला खत्म नहीं हुआ वहां पर भी। ठीक है, मामला चलता रहा क्योंकि बॉम्बे स्टेट जिसमें कि मराठी स्पीकिंग, गुजराती स्पीकिंग साथ में थे, उनमें भी अपने आप में एक टसल था। फाइनली 1960 में बॉम्बे स्पीकिंग जो मराठी स्पीकिंग थे उसको महाराष्ट्र बनाया गया और गुजराती स्पीकिंग को गुजरात राज्य बनाया गया। तो ये बना आपका मई 1, 1960 को। फिर आपका नागालैंड बनता है। ठीक है, जो कि कहते हैं कि नागा ट्राइब्स के लिए अलग एक राज्य बनाया गया 1963 में। फिर आपका हरियाणा। ठीक है, अब यहां पर भी पंजाबी स्पीकिंग और हिंदी स्पीकिंग एरिया जो थे पंजाब के, वो अलग किए गए 1966 में। ठीक है जी, 1 नवंबर 1966। हिमाचल प्रदेश जो कि एक यूनियन टेरिटरी था, ठीक है, यूनियन टेरिटरी था, वो एक राज्य बना, फुल फ्लेज्ड स्टेट बना 1971 में। ओके, नेक्स्ट आता है मणिपुर। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में 3 राज्यों का एक साथ में गठन हुआ 21 जनवरी 1972, 21 जनवरी 1972। ठीक है, सो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका सिक्किम जो कि एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट बना, वो बाद में चलकर फुल फ्लेज्ड स्टेट बनता है 1975 में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आपका ये 3 राज्य एक साथ बने। ठीक है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इसीलिए अगर आप आज के समय पर देखेंगे जो सिविल सर्विसेज में कैडर मिलता है, एग्मुट कैडर। ठीक है, एग्मुट कैडर वो एक्चुअली यूटी कैडर है। ये वाले जो 3 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम। ठीक है, अब ये बेसिकली 1987 में जो है यूटीज थी, ये मतलब 1987 तक 30 मई जो है ये आप देखेंगे यहां पर इनको क्या बनाया गया, राज्य बनाया गया। तो उसके बाद जो है इनको यूटी कैडर के साथ ही रखा गया, तो इसीलिए वो एग्मूट कैडर आता है नाम। ओके, फिर आपका जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तब 3 राज्य, कुछ, ठीक है, कुछ से याद रख लेना, कुछ बनाया गया, कुछ से छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड। सो 1 नवंबर, 9 नवंबर और फिर 15 नवंबर। सो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, फिर 9 नवंबर को उत्तराखंड और फिर 16 नवंबर को, 15 नवंबर को सॉरी, झारखंड। ठीक है, उसके बाद आपका तेलंगाना रिसेंटली 2014 में बना। ठीक है, 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य बना। क्लियर है जी यहां तक? हाँ जी, समझ आ रहा है, याद हो रहा है? नेक्स्ट है आपका लिस्ट ऑफ यूटीज में अगर आप देखोगे, दादरा नगर हवेली 11 अगस्त 1961, चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966, क्योंकि चंडीगढ़ जो है जब पंजाब हरियाणा अलग हुआ तो चंडीगढ़ को एक कॉमन कैपिटल बनाया गया। ठीक है, पुडुचेरी 1 नवंबर 1954 को, क्योंकि पौंडीचेरी जो कि क्या था, फ्रेंच टेरिटरी था। ठीक है, 2006 में इसका नाम बदला गया, पुडुचेरी रखा गया। दमन दीव 30 मई 1987, ठीक है, मर्ज्ड विद गोवा इन 2020। नॉट मर्ज्ड विद गोवा, ठीक है, इट इज दादरा नगर हवेली। ठीक है, सो इट इज दादरा नगर हवेली। ठीक है,
दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो है अब एक यूनियन टेरिटरी हो चुके हैं। ठीक है, सो ये आपका फिर 2019 में लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज बना। ठीक है, चलिए ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिटीजनशिप। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है आज का सिटीजनशिप। यहां तक किसी का कोई डाउट? तो यहां तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, ऑल क्लियर है? ठीक है, चलो क्लियर। नेक्स्ट आता है सिटीजनशिप, नागरिकता। देखो अब आता है कि सिटीजनशिप क्या होता है। ठीक है, सिटीजनशिप क्या होता है? ठीक है, सिटीजन कौन होता है? देखिए, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में जो रहने वाले लोग हैं उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई हैं, उनको स्पेशल कुछ राइट्स दिए गए हैं कि आप यहां के रहने वाले हैं और यहां की जो सरकार है वो आपके लिए काम करेगी। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या है सिटीजनशिप का, अगर हम कंसेप्ट समझें तो सिटीजनशिप आपको यह बताता है कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। सबसे पहले तो यह डिफाइन करता है। अच्छा, मान लो मेरे को यह पता लग गया कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो फिर क्या मतलब कुछ खास है? जी हां, बहुत सारी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं जो सिर्फ भारत के नागरिक ही बैठ सकते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जज सिर्फ भारत के नागरिक ही बन सकते हैं, गवर्नर। ठीक है, उसके अलावा जो है राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों के पास ही होगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ मौलिक अधिकार जो हैं वो सिर्फ भारत के नागरिकों को दिए जाएंगे, जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30। इसको हम करेंगे अलग से जब हम फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपका आता है फॉलो द कंसेप्ट ऑफ जस सैंगुइन्स। ठीक है, देन द ओवर द जस सोली। ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज है, ये मैंने इसलिए ऐड करी है क्योंकि रिसेंटली यूपीएससी सीडीएस के एग्जामिनेशन में भी लीगल मैगजिम्स पूछने लगा है। अब ये लीगल मैगजिम्स क्या होता है? बेसिकली बहुत सारी टर्म्स हैं जैसे ऑडी, ऑल्ट्रम, पार्टम। ठीक है, ये मतलब क्या है इसका? बहुत सारे फ्रेजेस जो हैं वो लैटिन उससे लिए गए हैं। ठीक है, दुनिया भर के लॉ से लिए गए हैं, तो उनको बोला जाता है लीगल मैगजिम्स। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आपका पूछ रहा है। तो यहां पर एक कंसेप्ट आता है जस सैंगुइन्स और जस सॉली का। देखो इसको ऐसे बेसिक्स से समझो कि भारत का नागरिक कौन होगा? जो भारत में पैदा हो गया वो भारत का नागरिक होगा। ठीक है, बट हो सकता है कि कोई इलीगल तरीके से भारत में आया हो और फिर वहां पे जो है एक बच्चा पैदा होता है, तो क्या वो बच्चा जो है भारत का नागरिक कहलाएगा? क्योंकि उसके पेरेंट्स तो इलीगल हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं भारत में। तो यहां पर जो है कंसेप्ट आता है जस्ट सैंगुइन्स कहता है सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ ब्लड। ठीक है, बहुत सारे देश जो हैं ब्रॉड डेफिनेशन लेते हैं कि जो भी हमारी धरती पर पैदा होगा वो उस देश का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, पहले जो कंसेप्ट था वो कहीं ना कहीं जस सॉली का कंसेप्ट था, ये थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट होता है। इसमें दिक्कत क्या आती है? इसमें दिक्कत ये आती है कि इवन उसके पेरेंट्स इलीगल हैं तो ये कहा जाता है कि भाई बच्चे का इसमें दोष क्या है? ठीक है, बच्चा तो यहां जन्म लिया है, वो यहां का नागरिक कहलाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम आती है सिटीजनशिप बाय राइट ऑफ बर्थ इन द टेरिटरी। ठीक है, तो हमने कहा कि नहीं, ये ब्रॉड कंसेप्ट नहीं लिया जाएगा, थोड़ा नैरो कंसेप्ट लिया जाएगा ताकि डिफाइन हो सके कि भारत का नागरिक कौन होगा। तो उस केस में हम ये कहते हैं, फिर उसमें फर्दर के बाय बर्थ होगा, बाय डिसेंट होगा, ठीक है, बाय एक्वायरिंग द सिटीजनशिप होगा, तो उसको हम आगे देखेंगे। द आइडिया हेयर इज कि अब हम ये कहते हैं कि पेरेंट्स, वन ऑफ द पेरेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, भारत में पैदा हुआ होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरियाज यहां पर कहे जाते हैं। तो यहां पर कंसेप्ट क्या है? जस सैंगुइन्स का है। जस सैंगुइन थोड़ा नैरो कंसेप्ट माना जाता है। जस सॉली जो है वो ब्रॉडर कंसेप्ट माना। सॉली बेसिकली बर्थ राइट से है। हम ये नहीं कहते हैं कि जो भारत में पैदा हो गया वो भारत का नागरिक है, नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, तभी आप भारत के नागरिक माने जाओगे। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर था क्योंकि जब देश आजाद हुआ, भारत का विभाजन हुआ, बहुत सारे लोग उधर से इधर आ रहे हैं, उधर से इधर जा रहे हैं। ठीक है, इधर से उधर जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा एक टर्मोइल था। ठीक है,
तो ये क्लैरिटी दी गई। तो इसीलिए 26 नवंबर 1949 को ही सिटीजनशिप को लेकर जो आर्टिकल्स थे वो लागू हो गए, ताकि लोगों को क्लैरिटी हो कि आप भारत के नागरिक हैं या नहीं हैं। बेस्ड ऑन द डोमिसाइल एंड रेजिडेंसी इन इंडिया, अगर आप बात करें तो यहां पर सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, ठीक है। इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है आपको इस तरीके से भारत की नागरिकता मिल सकती है। अगर आप इसमें देखेंगे तो अगर आप 87 से पहले, ठीक है, 87 से पहले एक पर्टिकुलर डेट है, इतना डिटेल में पूछा नहीं गया है, बट फिर भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 87 से पहले यह था कि अगर आप भारत में पैदा हुए तो भारत के नागरिक हैं। फिर सरकार ने कहा कि रुकिए रुकिए, तो मतलब खतरनाक हो रहा है, क्योंकि इस तरीके से तो बहुत सारे जो इमिग्रेंट्स हैं जो भारत में आ गए हैं इलीगल तरीके से, वो भी भारत के, उनके जो बच्चे हैं वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। 87 के बाद कहा कि एटलीस्ट वन पेरेंट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, एक पेरेंट जो है कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए। फिर 2004 के बाद कहा कि बोथ पेरेंट्स इंडियन सिटीजन और वन पेरेंट इंडियन सिटीजन। दूसरा जो है इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। देखो इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है अभी। एक पेरेंट इंडियन सिटीजन है, दूसरा पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट हो सकता है, ठीक है। एक इंडियन सिटीजन है, दूसरा बांग्लादेशी इमिग्रेंट हो सकता है, इलीगल इमिग्रेंट। लीगल इमिग्रेंट से कोई दिक्कत नहीं है, इलीगल इमिग्रेंट से दिक्कत है। तो इलीगल तरीके से जो आया है उनका बच्चा, तो कहेंगे कि देखो जी एक पेरेंट तो है ना भारतीय। तो फिर यह कहा गया कि दूसरा पेरेंट जो है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए, तो ये थोड़ा क्लैरिटी दी गई। फिर सिटीजनशिप बाय डिसेंट में कहा गया कि जो भी इंडियन ओरिजिन के बच्चे हैं रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इसको मैं और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, फॉर स्पाउसेस ऑफ इंडियन सिटीजन एंड अदर मीटिंग एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। जो इंडियन स्पाउसेस के कह लीजिए रिस्पेक्टिव वाइफ या हस्बैंड हैं, उनको रजिस्ट्रेशन के तहत जो है सिटीजनशिप मिल सकती है। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, देशीकरण जिसे कहा जाता है, कि बहुत सालों से 11-12 साल से यहां रह रहे हैं और अब भारत के ही नागरिक हो गए हैं, ठीक है, तो वो जो है एप्लीकेशन के तहत कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन के तहत है ये दोनों। नेक्स्ट आता है आपकी जो सिटीजनशिप है वो जा कैसे सकती है। पहला तरीका है रेनंसिएशन, ठीक है। आपने कहा कि जी मैंने वॉलेंटरली त्याग कर दिया, ठीक है, मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, ठीक है, आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, ठीक है। दूसरा है टर्मिनेशन, एक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री इंटेंशनली, आपने दूसरे देश की नागरिकता ली तो आपकी भारत की नागरिकता उसी दिन चली जाएगी, ठीक है, मान लिया जाएगा कि आपकी नागरिकता भारत के नागरिक नहीं है। दूसरा है डिप्रीवेशन, काफी रेयर है ये। अब ये इसमें क्या होता है, कुछ सर्टन केसेस में सरकार जो है, मान लो आपने रजिस्ट्रेशन से भारत की नागरिकता ली, आप विदेश से आए बट आपने गलत डॉक्यूमेंट दिए, गलत डॉक्यूमेंटेशन करी, ठीक है, गलत जानकारी दी सरकार को, तो आपकी नागरिकता जा सकती है, ठीक है। और उसमें यह है कि आपने नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन से लिया था, पर उसके बाद आपकी एक्टिविटीज ठीक नहीं है, पिछले 5 साल में आपको 2 साल जेल की सजा रही, ठीक है, मतलब आपकी नागरिकता सरकार छीन सकती है, ठीक है, ये सर्टन केसेस हैं। ओके, अब इसमें एक और कैटेगरी आती है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, ये जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तब ये सोचा गया कि बहुत सारे जो भारतीय मूल के लोग जो विदेशों में रह रहे हैं, उनसे रिश्ता, जिनकी रूट्स इंडिया में हैं, जिनकी जड़ें भारत में हैं, उनके साथ रिश्ता दोबारा स्थापित किया जाए। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं एक सोच और भी थी, उसमें यह भी था कि चाइना ने जब 1978 में अपनी इकोनॉमी को ओपन अप किया, तो चाइना में इन्वेस्टमेंट करने वाले बहुत सारे चाइनीज डिसेंट के लोग थे, मतलब जो मूल रूप से चाइनीज थे, जो विदेश में, यूएस में, यूरोप में जाके सेटल हो गए, तो उन्होंने अपना सरप्लस पैसा चाइना में बहुत इन्वेस्ट किया। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं भारत की भी यही सोच थी कि उनके साथ रिश्ते अच्छे हों, वो भारत में आए, टूरिज्म बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो भारतीय जो मूल रूप से भारतीय हैं, विदेशों में हैं, वो एक प्रेशर ग्रुप का भी काम करते हैं विदेश में, ठीक है, वो एक अपने आप में वोटिंग ब्लॉक भी हैं, तो उनके साथ रिश्ता जो है जोड़ा जाए और वो जो है यहां पर आए। तो अब उस समय पर क्या हुआ, 2 कैटेगरीज रखी गई, एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एक कहा गया कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। फाइनली क्या हुआ, रिसेंटली 2015 में इन दोनों कैटेगरीज को मर्ज कर दिया गया है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन था, अब सिर्फ एक ही कैटेगरी है, दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया।
रिसेंटली एक ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मिली है, कोई बता सकता है मेरे को? क्योंकि उन्होंने एक भारतीय हैं, एक महिला हैं, उनसे शादी करी, तो उनको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है दिया गया। कोई है तो बता दो। एनीवेज, तो ये हो गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। तो ये आपके आर्टिकल्स हैं 5 से 11। पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट 1, पार्ट 1 में कितने आर्टिकल थे? 1 to 4, ठीक है, जिसमें यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज की बात की गई थी। अब हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 2 जिसमें आर्टिकल 5 to 11 है, ठीक है, 5 to 11 है। इसमें भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, इसमें जो आपका जो ये 5 to 7 वाला है, ठीक है, ये उस समय पर, देश की आजादी के समय पर कौन कौन भारत का नागरिक होगा, बट उसके बाद सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, वॉलंटरली एक्वायरिंग सिटीजनशिप, तो ये बताया गया है किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, ठीक है। सो ये है आपके 5 तरीके। तो ये है इसकी ट्रिक, ब्रांड, ठीक है, ब्रांड से हो गया, बी से बर्थ, आर से रजिस्ट्रेशन, ए से एक्विजिशन, एन से नेचुरलाइजेशन, डी से डिसेंट, ठीक है। तो ये होगी इसके ट्रिक, ब्रांड, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं, 3 वे से आपकी नागरिकता जा सकती है, उसका ट्रिक है थर्ड, ठीक है। सो टी से हो गया टर्मिनेशन, आर से हो गया रेनंसिएशन, डी से हो गया डेप्रिवेशन, ठीक है। तो ब्रांड थर्ड, ठीक है, ब्रांड और थर्ड, तो ये हो गई ट्रिक्स आपकी, जिससे कि आपकी भारत की नागरिकता जा सकती है। अच्छा, अब आता है आपका 2 तरीके के लोग होते हैं, एक सिटीजन होते हैं, एक एलियंस होते हैं। एलियंस मतलब वो वाला एलियन नहीं है, ठीक है, वो कोई मिल गया वाला, जादू धूप, ठीक है, वो वाला नहीं है। ये एलियंस बेसिकली जो नॉन सिटीजन है, जो भारत के नागरिक नहीं है, ठीक है। अब जो सिटीजन है वो जितने भी सिविल और पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको एंजॉय करते हैं। जो एलियंस होते हैं या जो नॉन सिटीजन हैं, उनको जो है उनको सारे राइट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अच्छा, अब ये जो एलियंस होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक फ्रेंडली एलियंस होते हैं, एक एनिमी एलियंस होते हैं। एक जादू होता है जो फ्रेंडली है, जो ऋतिक रोशन को ऋतिक रोशन बना देता है, कोई मिल गया हमें, ठीक है। तो वो फ्रेंडली एलियंस जो है उन देशों से आते हैं जो फ्रेंडली देशों से हैं, मतलब जिनके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। एनिमी एलियंस हो गया, ठीक है, जो जिनसे हमारे मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं है, ठीक है। चलो, सो ये एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये जैसे मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, 1 जुलाई कोई मैटर नहीं करता था एथनिसिटी आपके पेरेंट्स की, ठीक है। 1 जुलाई के बाद एक पेरेंट होना चाहिए था, और 3 दिसंबर 2004 के बाद जो है आपके पेरेंट्स जो हैं दोनों, जो एक पेरेंट आपका भारत का नागरिक और दूसरा लीगल माइग्रेंट होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सिटीजनशिप जो डिसेंट है वंशवाद के अकॉर्डिंग, तो पहले वंशवाद में क्या कहा गया था कि आपके फादर अगर इंडियन सिटीजन है, बाद में लोगों ने कहा कि भाई ये तो सीधा सीधा महिलाओं के अगेंस्ट में है, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी है, ठीक है। फादर के ही बच्चे क्यों, मतलब फादर से ही क्यों, मदर से भी हो सकता है, तो उसको जेंडर न्यूट्रल किया गया। पहले कहा गया कि हिज फादर वाज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, फिर ये कहा गया, ठीक है, कि जो है 10 दिसंबर के बाद इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कोई भी पेरेंट, फादर या मदर जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स हैं जो आपको मिलते हैं, ठीक है, जैसे कि 15, 16, 19, 29, 30, ठीक है। आपको लोकसभा में, विधानसभा में वोट कौन कर सकता है? भारत का नागरिक ही वोट कर सकता है, ठीक है। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर मेंबरशिप ऑफ, ठीक है, आप लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा के मेंबर तभी बन सकते हैं जब अगर आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जितने भी इंपॉर्टेंट पद हैं इन पे भी आप तभी बैठ सकते हैं जब आप भारत के नागरिक हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी इंपॉर्टेंट पद है, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मंत्री, ठीक है, तो आप तभी उस पर बैठ सकते हैं। नितेश, आपके वाले पॉइंट पे मैं आऊंगा, ठीक है, आपके वाले पॉइंट पे बाद में आऊंगा। ओके, नेक्स्ट आता है सिंगल सिटीजनशिप। देखो, सिंगल सिटीजनशिप क्या कहता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भारत के ही आप नागरिक हो, आप किसी भी और देश के नागरिक नहीं हो,
ठीक है, भारत के ही नागरिक कहलाए जाओगे, ठीक है, और उसके साथ साथ किसी राज्य के नागरिक नहीं हो, ठीक है, और ना ही किसी दूसरे देश के नागरिक हो सकते हो, भारत के ही नागरिक हो सकते हो। अच्छा, ओसीआई कार्ड के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, मैं आपके क्वेश्चन को आखिर में आंसर करूंगा नीतीश। एलिजिबिलिटी जैसे कि वो कह रहे हैं कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया थे एट द टाइम ऑफ और आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, एलिजिबल टू बिकम सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरियाज रखे गए हैं, यू कैन हैव अ लुक। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मूल रूप से या तो भारतीय है या भारतीय जो मूल रूप से नागरिक था उसके जो स्पाउसेज हैं, मान लो कोई व्यक्ति 1960 में विदेश में चला गया, यूएस में सेटल हो गया, उसकी शादी वहीं पर हुई, ठीक है, वहीं की महिला से हुई जो अमेरिकन सिटीजन है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो वो भी अब वो जब वापस आएगा भारत में तो अकेला तो नहीं आएगा, परिवार सहित आएगा, तब उसके परिवार को भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है वो मिल सकता है, ओसीआई कार्ड मिल सकता है, ठीक है। मकसद मैंने आपको इसका बता दिया, बेनिफिट। अच्छा, उनके लिए बेनिफिट क्या है जिनको ओसीआई कार्ड मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है ओसीआई कार्ड देने का मतलब कि ये डुअल सिटीजनशिप है, ये डुअल सिटीजनशिप नहीं है, ठीक है। बहुत बार इसको कंफ्यूज किया जाता है कि डुअल सिटीजनशिप दे दी गई है, मतलब उस व्यक्ति के पास उस अपने देश की नागरिकता भी है, भारत की नागरिकता, भारत की नागरिकता नहीं है, ठीक है। भारत में वो वोट नहीं कर सकते, भारत में जितने भी इंपॉर्टेंट पद हैं उस पर नहीं बैठ सकते। कुछ उनको क्या बेनिफिट्स हैं, उनको ये बेनिफिट है कि वो ज्यादा लंबी ड्यूरेशन के लिए भारत में स्टे कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो टूरिस्ट वीजाज होते हैं, जो बाकी वीजाज होते हैं, लोग आते हैं, उनसे ज्यादा वो भारत में स्टे कर सकते हैं। दूसरा ये है कि ओसीआई कार्ड होल्डर कैन एक्वायर एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन लैंड, ठीक है। एग्रीकल्चर और प्लांटेशन लैंड के अलावा वो भारत में प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, तो ये कुछ उनको बेनिफिट्स दे गए हैं, ठीक है। यस, ओके। नेक्स्ट आता है आपका सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है। सिटीजनशिप पार्लियामेंट ये लॉ पास कर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट जो है के पास पावर होगी कि वो कानून पास करके ये बता सकता है कि किसके पास नागरिकता होगी या नहीं होगी, उसकी रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे। तो इसके तहत पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था, सिटीजनशिप एक्ट 1955, ठीक है। बट रिसेंटली सिटीजनशिप उसमें भी बहुत बार अमेंडमेंट की गई, बट जो सबसे कल ही न्यूज में आया है, आज के सारे न्यूज़पेपर में हेडलाइन है, ठीक है, आज सब सारे न्यूज़पेपर की हेडलाइन में है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। ये काफी ज्यादा चर्चित रही, काफी ज्यादा विवाद में रही, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए, 2-3 महीने दिल्ली में शाहीन बाग में बहुत प्रोटेस्ट हुए। 2020 में फिर कोविड आया, उसके बाद जो है कह लीजिए ये प्रोटेस्ट खत्म हुए। कल ही इसकी गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट किया गया है, कल के ही दिन 11 मार्च के दिन, आज 12 मार्च है, कल के ही दिन इसको पास किया गया। तो ये इसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 में क्या कहा गया था, इसमें यह कहा गया था कि 3 देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में से जो माइनॉरिटीज हैं, 6 माइनॉरिटीज जिसमें हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट और जैन, ये 6 रिलीजियस जो माइनॉरिटीज हैं इन देशों में, इन 3 देशों में, वो जो भारत में आई हैं इनलीगली 31 दिसंबर 2014 तक उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। और इसमें जो है कुछ कंडीशंस को रिलैक्स किया गया, जैसे जनरली जो टाइम पीरियड था उसको कम किया गया और उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब इसमें दोनों तरीके के जो है तर्क दिए गए, ठीक है। इसके पॉजिटिव में और नेगेटिव में थोड़ा सा मैं तर्क बता देता हूं। देखो, इसके पॉजिटिव में ये तर्क दिया गया कि देखिए, जब देश का विभाजन हुआ था तब ये कहा भी गया था उस समय पर महात्मा गांधी जी के द्वारा भी कि जो भी माइनॉरिटीज वहां पर रह रही हैं, जब भी उनको कभी लगेगा कि उनको वहां पर अपनी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है तो वो भारत में आ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सरकार जो है उसी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रही है। ये माइनॉरिटीज परसिक्यूटेड हैं, किस तरीके से सिंस इंडिपेंडेंस पिछले 75 सालों में जो माइनॉरिटीज की परसेंटेज है इन 3 देशों में वो लगातार कम होती जा रही है और बहुत सारे लोग अपने
कह लीजिए अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को, अपनी जीवन पद्धति को बचाने के लिए भारत में आए हैं और उनको हम नागरिकता दे रहे हैं। ये लॉजिक जो है दिया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी तक भारत की नागरिकता नहीं दी गई है। जब 2019 में जो 370 और 35A खत्म किया गया, उसके बाद जब सरकार ने कहा कि हम उनको भी नागरिकता देंगे जो बहुत सालों से यहां पर रह रहे हैं पर जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। अब इसका काउंटर पॉइंट यह कहा गया कि सीधा सीधा जो है, मतलब जो इसके विरोध में थे उन्होंने कहा कि ये सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सीधा सीधा वायलेशन है आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वालिटी का। आप सीधा रिलीजन के बेसिस पे आप नागरिकता नहीं दे सकते, क्योंकि हम एक सेकुलर देश हैं। और परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज की अगर आप बात कर ही रहे हैं तो पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम्स हैं, उनको भी परसिक्यूशन है, उनको भी माइनॉरिटीज माना जाता है, तो उनको क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा। फिर यह कहा गया कि श्रीलंका में तमिल हैं, जो हिंदू तमिल्स हैं, उनको क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा। तीसरा इसमें विरोध था जो असम में, ठीक है, और जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, खैर इसमें एक्सेप्शन रखी गई है। असम और जो नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्य हैं उनमें जो ट्राइबल एरियाज है जिनमें इनर लाइन परमिट है, उनपे ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है लागू नहीं होगा। मतलब उनका ये कहना था कि हमारी जो ट्राइबल कल्चर है, अगर यहां पर बाहर के लोग आके सेटल हो जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी जो एक मतलब हमारा ट्राइबल कल्चर है ये डाइल्यूट हो जाएगा। तो ये कहा गया कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बट प्रॉब्लम यह है कि जो नॉन ट्राइबल एरियाज हैं उनके भी लोग ये नहीं चाहते हैं। एग्जांपल असम में बात करें कि वो उनका ये कहना है कि जैसे बहुत सारे बंगाली हिंदूज जो हैं, किसी भी धर्म के हो, बंगाली हिंदूज हो, बंगाली मुस्लिम्स हो, हम उनको नहीं आने देना चाहते क्योंकि इससे हमारा असमीज कल्चर जो है डाइल्यूट होगा। तो इस तरीके से जो डिमांड है नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों में भी थी। तो ये है कुछ उनके अगेंस्ट में क्रिटिसिज्म इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट को लेकर। इसमें एक और तर्क दिया जाता है कि जैसे जो त्रिपुरा राज्य है, त्रिपुरा राज्य में अगर आप देखेंगे वहां की जो ट्राइब्स हैं, त्रिपुरी ट्राइब जो है वो क्या है, वो मतलब वहां पे रूलिंग ट्राइब थी या रूल करती थी, ठीक है, देबरमास जो है रूल करते थे। पर अब धीरे धीरे क्या हुआ, 71 के बाद जो बहुत सारे बंगाली हिंदूज हैं वो वहां पर सेटल हो गए। अब जो बंगाली हिंदूज हैं वो मेजॉरिटी में हो चुके हैं। इवन सरकार में पॉलिटिकली भी बंगाली हिंदूज ही रूल करते हैं। अगर आप बीजेपी से पहले सीपीएम की सरकार थी, वहां पर भी बंगाली मुख्यमंत्री थे, ठीक है, मानिक सरकार। और अब भी जो है, फिर उसके बाद विप्लव देव बने, अब मानिक साहा है, डॉक्टर मानिक साहा है, वो भी बंगाली हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो वहां की इंडिजीनियस ट्राइब्स थी, ठीक है, वो जो है माइनॉरिटी में हो चुकी हैं और जो बंगाली हिंदूज हैं त्रिपुरा में वो मेजॉरिटी में हो चुके हैं। तो ये सेम चीज कहीं असम में या बाकी राज्यों में ना हो जाए, तो ये उनका विरोध है। तो दो तरीके के विरोध हैं कि अच्छा, एक और विरोध है कि इसको एनआरसी के साथ भी जोड़ा जा रहा है। बट इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सीएए जो है वो किसी भी की सिटीजनशिप लेने की बात नहीं करता, सिटीजनशिप देने की बात करता है, ठीक है। ये एक पॉइंट है यहां पर। वो ये नहीं कहता कि इसकी सिटीजनशिप चली जाएगी। दूसरा चीज ये है, एनआरसी क्या है? एनआरसी है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। सिटीजन्स का एक रजिस्टर बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें बताया जाएगा कि ये एक मतलब कह लीजिए आप एक लेखा जोखा रखा जाएगा, ठीक है। और उसमें भी जो है सिटीजनशिप जो है वो आप कह सकते हैं एक्सक्लूसिव है और उसमें जो है कुछ सर्टन बातें हैं, बट दोनों साथ में नहीं है, सीए और एनआरसी। बट हाँ, लाइक अगेन पॉलिटिकली फिर उसको कई बार बहुत लोग कहते हैं कि नहीं ये जुड़ा हुआ है, ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजन को के काउंटर में या उनके अगेंस्ट में किया गया है। तो ये इसके दोनों पक्ष जो है मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है, इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आपके सामने रख दिए हैं। तो ये था आज का सेशन। इसमें हमने बहुत डिटेल में चीजें डिस्कस करी हैं। 4 टॉपिक हमने आज डिस्कस किए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन टेरिटरीज एंड सिटीजनशिप। अगले सेशन में, शाम के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। सारे की सारी तीनों चीजें जो हैं हम एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और ठीक है जी, एंड
डाउट जिसका भी कोई है तो आप पूछ सकते हैं। तिरुवनंतपुरम में देखो, तिरुवनंतपुरम में फॉरेनर्स को अलाउ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके एक धार्मिक विचार हैं, ठीक है, उनको किसी तरीके की क्षति ना पहुंचे, तो ये भी ध्यान रखा जाता है, ठीक है। चलिए, सो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। शाम को मिलते हैं। शाम को आई थिंक जो टाइम है वो सेम रखते हैं। चलो, वी कैन कीप इट एट 6 PM, नॉट डिले, ठीक है, उसके बाद का नहीं रखेंगे, 6 बजे के बाद का नहीं रखेंगे, 6 बजे रखते हैं, ऑन योर रिक्वेस्ट ओनली, ठीक है। और लेट्स मीट एट 6, देन विल कंप्लीट द सेशन बाय 8 PM। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, ठीक है। सो 6 PM वुड बी द टाइम, एंड इसका PDF मैं आपसे शेयर कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।